विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद लगातार अटकलें तेज हैं। सिर्फ एक पद से हटने की खबर नहीं है ये, बल्कि भारतीय राजनीति में उबाल ला देने वाला घटनाक्रम है। सोचिए, जो विपक्ष कल तक धनखड़ का मजाक उड़ाता था, जो संसद की सीढ़ियों पर बैठकर उनकी मिमिक्री करता था, वही आज उनके इस्तीफे पर चिंता व्यक्त कर रहा है। धनखड़ के हमदर्दों की विपक्ष में बाढ़ सी आ गई है। इस्तीफे पर अचानक हो रही चिंता क्या राजनीतिक फायदे के लिए है, ये सवाल है। लेकिन धनखड़ जैसे तेज तर्रार मुखर उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा कई सवाल भी पीछे छोड़ गया है। इन्हीं सवालों का जवाब आज प्रहार में तलाशेंगे। दूसरी खबर, धर्मांतरण पर हुए नए खुलासे की। धर्मांतरण के धंधे की परतें अब खुलने लगी हैं और जो सामने आया है वो हैरान भी करता है और डराता भी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में गिरफ्तार हुए 10 लोग असली खिलाड़ी नहीं थे, वो तो महज मोहरे थे। और अब जो असली मास्टरमाइंड पकड़ा गया उसका नाम है अब्दुल रहमान, जो पहले कभी खुद हिंदू था। उसका नाम महेंद्र सिंह हुआ करता था। दिल्ली के मुस्तफाबाद में बैठकर ये शख्स धर्मांतरण का कारोबार चला रहा था और अब खुलासा हुआ है कि इसका सीधा कनेक्शन है शाहीन बाग और मौलाना कलीम सिद्दीकी से। वही कलीम सिद्दीकी जो हवाला के पैसे से धर्म बदलवाया करता था, जो ग्लोबल पीस के नाम पर जिहादी एजेंडा चला रहा था, और कैसे धर्मांतरण का स्लीपर नेटवर्क अब एक्टिव हुआ है, इस पर पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर ड्रोन से दहशत की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और आसपास के जिले भी इन दिनों डर की गिरफ्त में। लोग रात में चैन से सो नहीं पा रहे, हाथों में लाठी डंडे लिए रात भर निगरानी कर रहे हैं और आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसका डर? दरअसल ड्रोन का डर है। लोगों का दावा है कि चोरों का गैंग रात में ड्रोन से रेकी करता है और फिर उसी घर में चोरी लूट की वारदात को अंजाम देता है, जो उसे सुनसान लगता है। हालांकि पुलिस कह रही कि यह महज अफवाह है, लेकिन गांव के लोग अपनी सुरक्षा के लिए रात भर रत जगा कर रहे हैं। ये जो डर फैला हुआ है, क्या ये महज अफवाह है या इसमें कोई सच्चाई भी है, बताएंगे आपको। बात मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की आग लगाने वाली साजिश की भी करेंगे। पाकिस्तान को लेकर लंदन से गरजे बाबा बागेश्वर और हरियाणवी डांसर पर लगे आरोपों की भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उठे सियासी बवंडर की करने जा रहे हैं। देखिए, धनखड़ गए लेकिन बहस पीछे छोड़ गए। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अब सिर्फ एक औपचारिक फैसला नहीं, एक सियासी बहस का विषय बन गया है। वही विपक्ष जो कल तक धनखड़ की मिमिक्री करता था, उन पर प्रश्न खड़े करता था, आज उनकी चिंता में डूबा नजर आ रहा है। क्या ये फिक्र असली है या सिर्फ एक और सियासी स्क्रिप्ट है? क्या इस्तीफा बीमारी से जुड़ा है, स्वास्थ्य कारणों से जुड़ा है, या सत्ता की अंदरूनी बेचैनी से? और कौन कौन से नाम अब चर्चा में हो सकते हैं, सबको जब आपको बताने जा रहे हैं खबर पर डिटेल में। चलिए आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले तस्वीर आज की दिखाते हैं, क्योंकि आज सदन जब शुरू हुआ, 11 बजे शुरू हुआ, तो लोकसभा की कार्रवाई 2 मिनट, राज्यसभा की कार्रवाई सिर्फ 4 मिनट तक चली है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, सदन में हो हंगामे का दौर कैसा रहा है। फुल स्क्रीन करिए, जरा सुनवाइए कैसे हो हंगामा हुआ। प्लीज बी सीटेड। सभी आपका सभी मुद्दे का ऊपर सदन में चर्चा होगा, सदन में पूरा चर्चा होगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। प्लीज बी सीटेड, प्लीज सदन में प्लीज बी सीटेड, प्लीज। तो हंगामे की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन क्या हुआ आज सदन में जान लीजिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक जब इस्तीफा दिया, उसके बाद हंगामे का दौर देखने को मिला। इस्तीफे में धनखड़ ने पद छोड़ने को वजह उन्होंने इसके पीछे स्वास्थ्य को बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया और मंजूरी की जानकारी लोकसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने दी। अब इस्तीफे को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, हो हंगामा कर रहे हैं, सदन के अंदर जमकर नारेबाजी हो रही है। इस बीच आपको बताएं, जयराम रमेश ने ट्वीट करके प्रश्न खड़े किए हैं। लंबा चौड़ा ट्वीट जयराम रमेश का जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर आया है। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है जरा आपको दिखाते हैं, ये देखिए।
ये पूरा ट्वीट है जिसमें बड़ी बातें लिखी गई हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि सच्चाई ये भी है कि इसके पीछे और कुछ गहरे कारण हैं। ये पूरा जो ट्वीट कल दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की, बहुत सारे पॉइंटर्स उन्होंने यहाँ पर रेज किए हैं कि बैठक में कुछ हुआ है क्या। उन्होंने शंका जाहिर की है कि इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण नहीं, कुछ और वजह है और उसको लेकर लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए निशाना साधा। लेकिन जरा आपको बताएं कि टाइमिंग को लेकर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जगदीप धनखड़ मॉनसून सत्र शुरू होता है, पहला दिन अटेंड करते हैं और उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं। जरा पूरी टाइमिंग डिटेल में आपको देते हैं कि सदन के अंदर कल पूरा दिन कैसे बीता था। सुबह 11 बजे धनखड़ मौजूद थे, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है और 11:45 पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग होती है। धनखड़ मौजूद रहे। बीएससी की पहली बैठक में भी धनखड़ 12:30 बजे मौजूद थे। 4:07 पर महाभियोग प्रस्ताव की नोटिस की जानकारी दी गई, इसमें भी धनखड़ मौजूद थे। 4:30 बजे शाम को बीएससी की दूसरी बैठक जब होती है तब भी धनखड़ मौजूद थे। इसके बाद कांग्रेस सांसदों से उन्होंने शाम 5 बजे मुलाकात भी की है। धनखड़ की मौजूदगी में सब कुछ हुआ है। फिर रात को 9:30 बजे उपराष्ट्रपति पद से वो अचानक इस्तीफा देते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर कयास तेज हो जाते हैं क्योंकि कल का पूरा दिन बहुत नॉर्मली उन्होंने अटेंड किया, उन्होंने सारा काम किया। बीएससी की बैठक जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जो पूरा सदन के जो सत्र चलते हैं उसमें क्या क्या टॉकिंग पॉइंट्स है ये सब तय करती है और उसमें जगदीप धनखड़ मौजूद थे। जो बैठकें विपक्ष के साथ हुई उसमें भी मौजूद थे। इसके बावजूद रात में 9:30 बजे इस्तीफा आ जाता है। इसके पीछे कई थ्योरीज चल रही, कौन कौन सी थ्योरीज चल रही है चलिए जरा आपको बता देते हैं क्या क्या चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है, पहली थ्योरी, बीएससी की बैठक में खींचतान बढ़ी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक चल रही थी क्या उसमें खींचतान हुई। दूसरी थ्योरी जो चल रही है कि बैठक में नड्डा और रिजिजू नहीं पहुंचे, क्या वो नाराजगी उस बात से बढ़ी ना आने से। तीसरी थ्योरी जो चल रही है आपको बताएं, सदन में नड्डा की टिप्पणी से क्या बात बढ़ गई, क्योंकि नड्डा ने कहा था, जेपी नड्डा ने कहा था कि ये रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है, तो इसको लेकर क्या बात बढ़ गई। ये 3 थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं जिस पर चर्चा चल रही कि क्या इसकी वजह से ये इस्तीफा हुआ है। लेकिन क्योंकि नड्डा का जिक्र आ रहा है, जेपी नड्डा का जिक्र आ रहा है, तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से नड्डा ने अपनी स्थिति साफ की है क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि उनको लेकर कोई भी प्रश्न रहे। क्या उन्होंने कहा है, उनका वर्जन क्या है जान लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं और रिजिजू बीएससी की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए क्योंकि दूसरे संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे, जिनकी सूचना उपराष्ट्रपति को दे दी गई थी। और इसके अलावा मैंने राज्यसभा में जो बात कही कि जो मैं बोल रहा हूं वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा, ये विपक्ष के सांसदों के लिए था, ना कि चेयर के लिए। तो ये सीधे सीधे वो अपनी स्थिति क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐसे कोई हालात नहीं थे। लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया गया, क्या स्वास्थ्य ही वजह है या कोई और कहानी है, क्योंकि विपक्ष इसे दूसरा मोड़ देना चाहता है। आज भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। कल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बनाया था, आज धनखड़ के इस्तीफे को बनाया। इसी से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया, विपक्षी नेताओं ने उसे सियासत का मुद्दा ही बना लिया। जो विपक्ष कल तक ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग कर रहा था, वो आज स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे पर शोर करने लगा, आरोप लगाने लगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार के पास पहले से जानकारी नहीं थी, क्या पहले से ये सूचना नहीं थी कि उपराष्ट्रपति के मन में ये बात झलक रही है। और अगर नहीं थी तो ऐसा रिश्ता जो एक समय पे हमें लगता था कि बहुत संतुलित रिश्ता था, आज रिश्ता में इतना बदलाव क्यों। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये बात समझ से बाहर है कि इस प्रकार से अचानक इस्तीफा हो जाए। तो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि किस बात से उपराष्ट्रपति जी इतना आहत हुए तो उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। हैरानी की बात तो ये है कि ये उसी कांग्रेस पार्टी के सांसदों के बयान हैं जो कभी सीढ़ियों पर बैठकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाते थे। लेकिन धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया, इन नेताओं का सियासी फायदे के लिए बदला बदला व्यवहार नजर आने लगा, बदले बदले रंग दिखने लगे, आरोप लगाने लगे कि इस्तीफा दिया नहीं, दिलवाया गया है। देखिए, दाल में काला है, ये इस्तीफा दिया नहीं है, दिलवाया गया है। और
फॉर गॉडनेस की तबीयत बिल्कुल दुरुस्त कर रही थी। जिस व्यक्ति की इतनी तबीयत खराब हो कि वो इस्तीफा देना चाह रहा हो, तो क्या वो कल पूरी प्रोसीडिंग में सब लोगों से मिलेगा? तो ये बिल्कुल दिखाया गया है, दिया गया है। रंजीत रंजन ही नहीं, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी इस्तीफे पर सवाल उठाया। दावा किया कि इस्तीफा दबाव में दिया गया है। यह इस्तीफा दिया कि प्रेशर में सब कुछ ले लिया गया, संवैधानिक मूल्यों को तार तार कर दिया गया। अब मिनिस्टर गाइड कर रहे हैं, नथिंग ऑफ गो एंड अकॉर्ड। आज से क्या, आज से चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि विपक्ष जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर एक सुर में बोल रहा है। जहां एक तरफ आरजेडी इस्तीफे को लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बता रही है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल एक अलग ही थ्योरी को हवा दे रहे हैं। यूं अचानक सब कुछ हुआ है तो वो दिखता है कि ओपेसिटी इनका डिफाइनिंग फीचर है। गैर पारदर्शिता मोदी जी के रेजिम का डिफाइनिंग फीचर है और उसकी वजह से कई तरह की शंकाओं को जन्म सर विपक्ष लिया नहीं, उनसे लिया है, एक तरीके से उनको बर्खास्त किया है। और पिछले 6 महीने से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और जगदीप धनखड़ के बीच ठीक नहीं चल रहा था और वो जगदीप धनखड़ ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे थे, इसलिए इन लोगों ने इनको बाहर निकाल दिया। सवाल इस्तीफे के समय को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और यही वजह है कि विपक्ष इस इस्तीफे को सियासी हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस्तीफे के बाद जन्मी थ्योरियों से साफ है कि इसका जवाब देना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए लगातार इस पर रिएक्शन आ रहे, बड़ी खबर मिल रही है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर। तेजस्वी यादव का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा चौंकाने वाला है। कल देखा था वो स्वस्थ लग रहे थे, उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र लिया गया, इस्तीफा देना था तो सत्र से पहले दे देते। जो धनखड़ के साथ हुआ वही नीतीश के साथ होगा। तो अब बिहार चुनाव है, ऐसे में तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अचानक से मॉनसून सत्र के पहले दिन तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक चलाया था और अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसी समय इस्तीफ़ा देने की तो बात हो नहीं सकती है। और पहले भी आप देखिएगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफ़ा। हालांकि ये चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफ़ा जो है लिया गया है। अब क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमने तो कल पूरा उनका देखा, वो तो स्वस्थ लग रहे थे और पूरा हाउस उन्होंने चलाया है। अगर ऐसी कोई बात आती तो वो सदन में भी रख सकते थे। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कार्यवाहक सभापति बनाए गए हरिवंश नारायण, ये जानकारी मिल रही है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, ऐसे में कार्यवाहक सभापति के तौर पर हरिवंश नारायण मॉनसून सत्र में आपको नजर आएंगे, क्योंकि सत्र अभी चल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। कार्यवाहक सभापति के तौर पर नई नियुक्ति होने तक जिम्मेदारी हरिवंश नारायण ही संभालेंगे। तो चलिए, ये तो हमने आपको बड़ी खबरें बता दी, लेकिन आपने देखा होगा कि जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष अब एक सुर में ये कह रहा है कि गलत हुआ है। लेकिन जगदीप धनखड़ का एक वक्त ऐसा था कि विपक्ष जो है सिर्फ विरोध करता था। आपको याद होगा दिसंबर 2024 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जो बाद में तकनीकी कारणों से खारिज हो गया था। विपक्ष लगातार पक्षपात का भी आरोप लगाता रहा है जगदीप धनखड़ पर। विपक्ष की आवाज, सवालों को दबाने का आरोप जगदीप धनखड़ पर लगाया गया, उनकी मिमिक्री की गई। अलग अलग मौकों पर उन्हें कहीं ना कहीं ये बताया गया कि उनके काम से या उनके सभापति होने से, उनके चेयर पर होने से विपक्ष ना संतुष्ट है ना खुश है। लेकिन अब जैसे इस्तीफा हुआ, एक अलग वर्जन देने की कोशिश की गई है। इसी को लेकर बीजेपी नेता प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये स्वास्थ्य की वजह से ही हुआ है, इसमें कोई और रीजन नहीं है, ये कह रहे हैं बीजेपी के तमाम चेहरे। सुनिए जरा। कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और हाउस चलाने में उनको तकलीफ हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मतलब अपना इस्तीफा दे
किया है। इसमें अंदर की बात कोई नहीं है, इसमें उनके ऊपर कोई दबाव डालने का बिल्कुल विषय नहीं है। विपक्षी दलों ने इसमें राजनीति करने की आवश्यकता है। वो सवाल उठाने की आदत, उनको सवाल उठाना और सवाल करने की उनको आदत है। उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने लिखा है बाकायदा, डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट। उनकी पर्सनल लाइफ है भाई, एक इंसान का पारिवारिक पर्सनल लाइफ भी होती है, उनको पूरा अधिकार है उस पर डिसीजन लेने। शरीर का गाड़ी खराब हो जाती है, मशीन, शरीर भी एक मशीन है, किसी को मालूम है अंदर क्या चल रहा है। देखिए, इस्तीफे को लेकर प्रश्न इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि मॉनसून सत्र शुरू हुआ, उसका एक दिन चला, उसके बाद इस्तीफा दिया गया। अब इसके अंदर क्या और पहलू हैं? हो सकता है विपक्ष जो कह रहा है उसके अंदर की कोई खबर हो, उस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अब बात करते हैं धर्मांतरण के जिहादी साजिश गैंग को लेकर जो नए खुलासे हुए हैं, उससे जुड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आपको बताएं, धर्मांतरण नेटवर्क अब बेनकाब हो रहा है। नए नए खुलासे बता रहे हैं कि जितना हम सोच रहे थे उससे ज्यादा गहरे तक ये देश को खोखला करने की साजिश रची गई है। आगरा से शुरू हुई जांच की सुई अब सीधे दिल्ली के शाहीन बाग तक पहुंच गई है, और शाहीन बाग तक सिर्फ आगरा की सुई नहीं पहुंची है जांच, छांगुर बाबा बलरामपुर वाली सुई भी पहुंची। अब तक आगरा से जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो पहली कड़ी बताई जा रही है, लेकिन अब असली मास्टरमाइंड आगरा मामले में अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र सिंह जो कभी हुआ करता था, वो पुलिस के शिकंजे में, और इसके पीछे एक संगठित साजिश का चेहरा छिपा हुआ है जिसकी जड़ें मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़ती हैं। अब जिहादी एजेंडे पर पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। शाहजहांपुर में भी एक खुलासा हुआ है, छांगुर बाबा के नेटवर्क से भी जानकारियां सामने आई हैं, और आगरा को लेकर भी नई जानकारियां सामने आई हैं, क्योंकि आगरा धर्मांतरण की सबसे पहले बात कर रहे हैं, जहां ऑपरेशन उम्मत का खुलासा हुआ है। क्या है ये ऑपरेशन उम्मत? चलिए पहले आपको डिटेल बता देते हैं, ऑपरेशन उम्मत क्या है, जानकारी आपके सामने रखते हैं। आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ी जानकारी मिली है। मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान ने कई राज उगले हैं पूछताछ में, और अब्दुल रहमान बताया जा रहा है कि ऑपरेशन उम्मत चला रहा था। वो ऑपरेशन उम्मत क्या है जान लीजिए। उम्मत एक अरबी शब्द है और सबको इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि सबको इकट्ठा करना है ऑपरेशन उम्मत के तहत। ऑपरेशन उम्मत के तहत ही धर्मांतरण आगरा में कराया जा रहा था, और पिछले 35 सालों से अब्दुल रहमान का यही काम था। वो धर्मांतरण का ये पूरा नेक्सस चला रहा था। अब्दुल रहमान इस ऑपरेशन की अहम कड़ी अब माना जा रहा है, जो 35 साल से ये पूरा धर्मांतरण का जाल फैला रहा था। अब्दुल रहमान से जुड़े बाकी राज्यों के लोग बताए जा रहे हैं कि ये मेन शख्स था जिससे और राज्यों के लोग जुड़े थे, और इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से लगातार नए खुलासे, नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब्दुल रहमान के घर में जो किताबें मिली हैं उसका सीधे सीधे शाहीन बाग से अब कनेक्शन कैसे सामने आए, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। आगरा में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद जिन 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, वो असल में धर्मांतरण के इस खेल में महज छोटी मछली थे, जबकि इस धंधे का असली मगरमच्छ तो अब पुलिस के शिकंजे में आया है, जो देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर अवैध धर्मांतरण की दुकान चला रहा था, जिसका नाम अब्दुल रहमान था। काम अवैध धर्मांतरण कराना, ठिकाना मुस्तफाबाद दिल्ली। सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला अब्दुल रहमान पहले खुद हिंदू था, असली नाम महेंद्र सिंह था, जिसके बाद पहले वो ईसाई बना और फिर इस्लाम धर्म अपना लिया। लेकिन इसकी धर्मांतरण वाली दुकान पर ताला तब लगा जब गिरफ्तार आरोपियों की कुंडली खंगाली गई और नाम सामने आया रहमान चचा का, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तफाबाद में जब अब्दुल रहमान के घर पर छापा मारा तो सब हैरान रह गए। मौके से ऐसी ऐसी किताबें मिली जो धर्मांतरण का जरिया बनती थी। इन्हीं किताबों से हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जाता था। इसको देख सकते हैं कि अब्दुल रहमान, इसमें आपको नाम दिख रहा है, जो 4 लोग हैं जो इसके सहयोगी रहे, जो इसके जेल जाने के बाद भी जिसको उत्तर प्रदेश की ATS ने इसको गिरफ्तार किया, ऑनरेबल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, उसके बाद भी ये रैकेट चलाया जा रहा था, जिसका यह एक मुख्य कर्ता धर्ता में से एक है। हालांकि जो किताबें अब्दुल रहमान के घर मिली, उन्हीं किताबों ने धर्म परिवर्तन की जड़ें खोद दी और बहुत बड़ा सुराग मिला। ऐसा सुराग जिसने धर्मांतरण के धंधे के तार शाहीन बाग से जोड़ दिए, क्योंकि ये किताबें जिसने लिखी थी उसका नाम है मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी,
जिसे धर्म परिवर्तन के आरोप में यूपी एटीएस ने साल 2021 में मेरठ से गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में है। किताबों से यह भी साफ हो गया है कि मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी से दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार हुए अब्दुल रहमान का लिंक जुड़ रहा है, क्योंकि अब्दुल रहमान को मौलाना कलीम सिद्दीकी का दाहिना हाथ माना जाता है। रहमान ने सिद्दीकी से ही धर्म परिवर्तन के धंधे की बारीकियां सीखी थी और सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद अब्दुल रहमान ही धर्मांतरण के धंधे को आगे बढ़ा रहा था। कलीम सिद्दीकी जिसको की उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया 2021 में और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे। मौलाना सिद्दीकी ही वो शख्स है जिसने शाहीन बाग में धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क फैला रखा था, जिसको अब अब्दुल रहमान संभाल रहा था। दरअसल मौलाना सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर का अध्यक्ष था, जमीयत-ए-वली-उल्लाह नाम का संगठन चलाता था, यूट्यूब के जरिए लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाता था, हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंड जुटाता था। दिल्ली के शाहीन बाग में ही सेंटर बनाकर सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका था, लेकिन अब वो जेल में है और उसका गुर्गा कानून के शिकंजे में। हालांकि इन गिरफ्तारियों ने ये तो साफ कर दिया है कि धर्मांतरण गैंग की जड़ें कितनी गहरी हैं और कब से ये धर्मांतरण गैंग अपनी जिहादी साजिश में जुटा है, लेकिन जांच में अभी कुछ और खुलासे होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धर्मांतरण का हमने आपको शाहीन बाग कनेक्शन तो बता दिया, अब जरा कश्मीर कनेक्शन भी बता देते हैं। गिरफ्तार आरोपी कृष्णा उर्फ आयशा से पूछताछ में जानकारियां मिली है कि कश्मीरी छात्राओं ने उसका धर्म परिवर्तन कर उसे आयशा बनाया था। साल 2020 में पढ़ाई करने पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची थी कृष्णा और पढ़ाई के दौरान ही कश्मीर की छात्राओं के संपर्क में आ गई। कश्मीरी छात्राओं ने ही धर्मांतरण के लिए उसे आकर्षित किया। कृष्णा को अपने साथ कश्मीर ले गई थी कश्मीरी छात्राएं और कश्मीर में मन नहीं लगने पर वो वापस दिल्ली लौट आई, जो बाद में आयशा बन गई थी। कृष्णा पहले हुआ करती थी, परिजनों के साथ रहने पर धर्मांतरण गिरोह से उसका संपर्क टूट गया था, लेकिन 6 महीने बाद फिर से संपर्क हुआ धर्मांतरण गिरोह से और आयशा कोलकाता चली गई। धर्मांतरण के लिए अब्दुल रहमान के जरिए उसने फंडिंग करना शुरू कर दिया। धर्मांतरण गिरोह को पैसा उपलब्ध कराती थी एसबी कृष्णा उर्फ आयशा। दिल्ली से गिरफ्तार अब्दुल का भतीजा लंदन से पैसे भेजा करता था। फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार, फर्जी सिम, फर्जी अकाउंट भी खुलवाए गए थे। कृष्णा उर्फ आयशा ने कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए थे और इन्हीं ग्रुप्स के जरिए लोगों के संपर्क में रहती थी आयशा। ये पूरा नेक्सस कश्मीर से, उसे पहले कृष्णा से आयशा बनाया गया और उसके बाद वो उसी पर काम करते हुए आगे बढ़ने लगी। इसको लेकर हिंदुवादी संगठन के स्वामी विष्णुदास महाराज क्या कह रहे हैं, संत समाज कैसे नाराजगी जाहिर कर रहा है, उन्हें सुनिए। धर्मांतरण का खेल दुनिया भर में चल रहा है। धर्मांतरण जो रहा है चला, उसको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में लगातार इस तरह दृश्य देखने को मिला है। इस्लामिक कट्टरवादी जिहादी विचारधारा के लोग केवल हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाते हैं और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही हमारी मांग है कि जो भी धर्मांतरण का खेल रहा है चला, उसको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। और जरा अब आपको आगे की तस्वीर दिखा देते हैं जहां इन्हें पेश किया गया है कोर्ट में। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं पूरा जो मामला है, इसको लेकर आयशा और तमाम जो चेहरे अब सामने आए हैं उनको पेश भी किया गया है कोर्ट में और अब जांच को आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले में। लेकिन आपको बताएं, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, पुलिस कस्टडी में अब्दुल रहमान भेज दिया गया है। कोर्ट ने आगरा पुलिस को 10 दिन की कस्टडी दी है। आगरा धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी है अब्दुल रहमान और दिल्ली में यूपी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। पुलिस कस्टडी में अब अब्दुल रहमान को भेज दिया गया है। पेशी के बाद जो जानकारी हमें मिल रही है, 10 दिन की कस्टडी दी गई है। तो ये तो हमने आपको आगरा मामले में पूरी जानकारी दे दी। अब जरा छांगुर बाबा बलरामपुर का जो धर्मांतरण नेक्सस था उसके बारे में अपडेट देते हैं। इसको लेकर भी गोपाल राय जो हिंदूवादी नेता हैं, उन्होंने कई खुलासे किए। उनका कहना है
कि सिर्फ आगरा का कनेक्शन शाहीन बाग से नहीं है, छांगुर का भी है। और क्या कुछ खुलासे हुए हैं, सुनिए। ये जो छांगुर गैंग है और जितनी गैंग है इस समय, जैसे आप देख लीजिए कि ये शाहीन बाग में जो प्रकरण हुआ था, शाहीन बाग वाले तो धरना प्रदर्शन खुद दिए, शाम को बिरयानी खाए, लेकिन ये सब पूरा देश में इस समय भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना है। जाकिर नाइक जैसा आदमी ये हिंदुस्तान को बनाना क्या चाहता है, आप सभी को पता है कि ये जाकिर हुसैन जैसा आदमी, जाकिर नाइक जैसा आदमी, और इसके इतना ज्यादा लोग हैं। देखिए पीड़ितों की भरमार है कि हेल्पलाइन के माध्यम से इतने लोग आए हैं। ग्राम प्रधान बहुत सी चीजें हमारे सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि बहुत लोगों के फोन आए हैं कि हमें मरवा देगा, हमें ये कर देगा। अब यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि जो मजार है उसके अंदर भी बहुत लोगों को दफना दिए हैं सब। तो देखिए, ये कह रहे थे कि कैसे पीड़िताओं को धमकी मिल रही है। पीड़िता से भी हमने बात की, उन्होंने क्या कहा है, कैसे उन्हें डराया धमकाया जा रहा है इस खुलासे के बाद, उन्हें सुनिए। ज़मीन है वो अवैध कब्जा करके पीर में कन्वर्ट कर दी गई है। मैं उसका अवैध जो निर्माण है उसको रुकवाने के लिए, उसको ध्वस्तीकरण कराने के लिए यहाँ आई हूँ, योगी जी से गुहार लगाने के लिए। मैंने राजस्व अधिकारियों को भी इसके बारे में बताया, सूचना दी, लेकिन राजस्व अधिकारी बोलते हैं कि सिविल में इसका वाद डाल दीजिए। अगर मैं इसको सिविल में लेके चली जाऊंगी तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसने अवैध निर्माण किया हुआ है वो सिविल में जाके इसके ऊपर स्टे लेके आ जाएगा, तो इसका तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए, अब जो पीड़िता है वो गुहार लगा रही हैं, वहीं इसको लेकर जो पीड़ित के परिवार हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है ये, उन्हें भी सुनिए। हमारे लड़के को आज 6-7 महीना पहले हिंदू से मुसलमान कर दिया गया, लेकर चले गए, उसके साथ निकाह कर लिया। कल के हैं, बिल्कुल पड़ोसी हैं हमारे। मुस्लिम है? मुस्लिम है वो। कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई जब वो लेके गए कार्रवाई के, पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो लड़की फिर दोबारा लेकर चले गए। इनका संबंध छांगुर से है क्या? जो लोग भगा लोग एजेंट हैं, उसके पिता और लड़के उड़के सब एजेंट हैं, छांगुर के एजेंट। तो देखिए, दो जगहों की खबर हमने आपको दिखाई, कैसे आगरा में धर्मांतरण को लेकर खुलासे हुए, छांगुर बाबा बलरामपुर वाले मैटर में खुलासे हुए। और अब शाहजहांपुर की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि यहाँ भी खबर यही मिली थी कि धर्मांतरण का खेल यहाँ चलाया जा रहा है। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, किस धर्म में किस में, लेकिन भोले वाले लोगों को इकट्ठा करना ये सबसे बड़ा जुर्म है। ये जुर्म रहेगा। बातचीत जो बहस चल रही है हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ चल रही है, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है वेरीफाई करने कि यहाँ पर क्या धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ये जो सवाल है उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करती है पुलिस। तो यही सब था, तो ये लोग जैसे जो बोल रहे हैं उसका सबूत मिल जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मेरा घर है ना, मैं यहाँ सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं सब अच्छे। चलिए, खबर आपको शाहजहांपुर की पूरी बता देते हैं। शाहजहांपुर में धर्म परिवर्तन की सूचना पर हंगामा हो गया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कटिया गांव पहुंचे, जहां से खबर आ रही थी। प्रार्थना सभा में धर्म बदलने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस ने दंपत्ति समेत 4 लोगों को ये धर्मांतरण का खेल चलाने के लिए गिरफ्तार किया है। तो ये नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं और जो हैरान भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि धर्मांतरण का जो ये पूरा खेल है बहुत गहरा है। हो सकता है और भी जानकारियां धीरे धीरे जांच में निकलकर सामने आए। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात ड्रोन से दहशत की करने जा रहे हैं, क्योंकि ड्रोन को लेकर अब दहशत का माहौल है। क्यों है, चलिए अब आपको डिटेल में खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, जहां लोग रात में सोने के बजाय लाठी डंडे लेकर जागते रहते हैं। मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर यह दृश्य आम हो गया है, जहां लोग किसी जानवर के खतरे से नहीं बल्कि ड्रोन से डर रहे हैं। ड्रोन जो घरों की मॉनिटरिंग करता है, लोगों का मानना है कि इनका इस्तेमाल चोरों के गैंग द्वारा चोरी के लिए किया जा रहा है। चलिए आपको तस्वीर दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग कैसे पहरा दे रहे हैं ये तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि रात रात भर जगकर, रत जगा करके लोग पहरा दे रहे हैं। तस्वीर आपको पहले जरा हम अमरोहा की दिखाइए। देखिए, लोग लाठी डंडा लेकर खड़े हैं और ग्रामीण सारी रात ऐसे ही खड़े रहते हैं, पहरा देते रहते हैं, क्योंकि उनको डर है।
ड्रोन का डर है, ड्रोन से दहशत है और ऐसे में पहरा देते ग्रामीणों को आप देख रहे हैं ड्रोन का पीछा भी कर रहे हैं। अगर उनको कुछ दिख जाता है रोशनी जैसा या उनको लगता है कि ड्रोन है तो कैसे पीछा कर रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन करिए, तस्वीरों को दिखाइए दर्शकों को कैसे रात में ग्रामीण ड्रोन का पीछा कर रहे हैं। ये देखिए, देखो देख सकते हो काली खड़ी वाली सड़क पे डिडोली में ड्रोन देखा गया जस्ट अभी, बिल्कुल अभी ड्रोन देखा गया बिल्कुल। खबर पूरी क्या है चलिए जरा आपको बता देते हैं हुआ क्या है। पश्चिमी यूपी में रहस्यमयी ड्रोन से दहशत है। 6 जिलों में देखे गए हैं रहस्यमयी ड्रोन। मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, हापुड़ में ड्रोन हड़कंप मचा हुआ है। 1300 गांवों में रात भर लोगों ने पहरा दिया है। रहस्यमयी ड्रोन पर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। पहला दावा क्या है कि चोरी से पहले ड्रोन से रेकी की जा रही है। दूसरा दावा क्या है, तांत्रिक क्रिया के लिए रेकी हो रही है। ग्रामीणों के दावे में अब पुलिस उलझ गई है, प्रशासन उलझ गया है। पुलिस ड्रोन की वास्तविकता पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन स्थानीय लोग इस पूरे ड्रोन वाले डर को लेकर क्या कह रहे हैं, स्थानीय महिला को सुनिए। लोग कह रहे हैं कि अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ड्रोन नहीं है, ये है वो है। तो भाई कोई अफवाह नहीं है, ठीक है, ये सच में है। अब ये डराने के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ड्रोन जो है उड़ रहे हैं। तो चलिए आपने ये तस्वीर देख ली, अब आपको जरा बताते हैं। वो कह रही हैं कि ड्रोन उड़ रहे हैं, लेकिन कैसे लोगों को शक होता है वो पीछा करते हैं और कुछ लोगों को पकड़ भी लेते हैं। जरा तस्वीर देखिए, देखिए चोरों की तलाश में ग्रामीण कैसे बाइक से निकले हुए हैं, रात भर सड़कों पर दौड़ रहे हैं और इनको शक है कि चोर ड्रोन से पहले रेकी करते हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में ग्रामीण सारी रात तलाश करते हैं अलग अलग गाँव में। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अगली तस्वीर भी देखिए कैसे टॉर्च की लाइट में सारी भीड़ निकली हुई है चोरों की तलाश में। ग्रामीण लगातार पूरे गांव की खाक छान रहे हैं और 1300 गांव बताए जा रहे हैं जहां पर ग्रामीण ऐसे ही रत जगह करके चोरों की तलाश कर रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा अगली तस्वीर दीजिए। ये देखिए कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया। ग्रामीणों ने चोर समझकर कुछ लोगों को पकड़ा है और उनको पकड़ कर बैठा लिया। इनको लग रहा है कि यही हैं जो ड्रोन के जरिए निगरानी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और उसके बाद चोरी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों को पकड़ा है। ग्रामीणों ने चोर समझकर पकड़ा, लेकिन हकीकत क्या आपको आगे बताएंगे। लेकिन तस्वीर देख लीजिए, चोर समझकर पकड़ा है और जब पकड़ कर बैठाया और उसके बाद पुलिस के पास ले गए, पुलिस के पास ले गए तो क्या हुआ है चलिए डिटेल आपको देते हैं। क्योंकि पुलिस के सामने उन लोगों ने जिन लोगों को चोर समझ के पकड़ा था, स्थानीयों ने उन्हें पुलिस के सामने पेश किया। चलिए डिटेल देते हैं उसके बाद हुआ क्या। ड्रोन की दहशत से रात में पहरेदारी बढ़ गई, हमने आपको बताया, तस्वीर भी दिखाई। ग्रामीणों ने चोर के शक में लोगों को पकड़ा है, उन्हें पकड़कर बैठा लिया। ग्रामीणों ने इन लोगों को उसके बाद पुलिस के सामने रखा। पुलिस ने पकड़े गए लोगों की पड़ताल की। जब जांच की गई तो जांच में सभी गरीब मजदूर निकले, कोई भी चोर नहीं था। और ऐसे में पुलिस ने इन लोगों को बाद में छोड़ दिया, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ा था उन लोगों को छोड़ दिया गया। पुलिस ऑफिसर्स ने ग्रामीणों से उसके बाद अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं, क्योंकि अफवाह फैलते फैलते हालात 1300 गांव तक पहुंच गए हैं और 1300 गांव में यही डर है, यही शंका है लोगों को कि यहाँ पर ड्रोन से क्या चोरी हो रही है, क्या निगरानी की जा रही, बहुत सारे सवाल हैं। इसी बीच उन सवालों का जवाब देती एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि वाकई ये अफवाह है या इसके पीछे कोई और सच्चाई है। रिपोर्ट देखिए। अभी तक आपने ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग और सामानों की डिलीवरी के बारे में सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन से नई तरह के जंग की तस्वीरें भी देखी होंगी। लेकिन अब यही ड्रोन पश्चिमी यूपी में दहशत की वजह बन गया है। यहाँ के 6 जिलों में ड्रोन की दहशत ऐसी है कि सैकड़ों गांव के लोग लाठी डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं ताकि उनके गांव में ड्रोन न घुस जाए। में चोर आगे सही सांझ जी बताओ, ड्रोन कैमरा चल रहा, ड्रोन प्योर। पश्चिमी यूपी में ड्रोन को लेकर ग्रामीणों के 2 तरह के दावे हैं। एक दावा तांत्रिक क्रिया से जुड़ा है तो दूसरा चोरी से जुड़ा है। लोगों को शक है कि चोर ड्रोन का इस्तेमाल कर घरों की रेकी कर रहे हैं और जो घर खाली मिल रहा है वह आसानी से चोरी भी कर रहे हैं। इसी वजह से ग्रामीणों ने पहरा देकर कई लोगों को चोरी के आरोप में पकड़ा, लेकिन जब पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की तो ये गरीब मजदूर निकले। अन्य अपराधी पकड़े गए हैं। किसी भी प्रकरण में ऐसा
प्रकाश में नहीं आया है कि अपराधियों द्वारा ड्रोन का प्रयोग अपराध करने के लिए किया जा रहा हो। इसमें अभी तक जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, इसमें कुछ ज़रूर लोगों की साइटिंग्स है, वीडियो और फोटो लोगों ने शेयर किए हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई इसमें खुरापाती या उपद्रवी तत्व ड्रोन उड़ा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में ड्रोन की दहशत से पुलिस भी परेशान हो गई है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो उन्हें कुछ खिलौने वाले ड्रोन मिले जिसमें लाल या नीली रंग की लाइटें लगी थी। पुलिस का कहना है कि कोई जानबूझकर ड्रोन वाली शरारत कर माहौल खराब कर रहा है। पुलिस ने लोगों से ड्रोन को लेकर अफवाह न फैलाने की अपील भी की है। कई बार जो खिलौने वाले हेलीकॉप्टर है वो उड़ाए जा रहे हैं, जिनको ड्रोन समझा जा रहा है। हमारी जांच में 2 थानों में, थाना शहदनगली और थाना डिडौली में जब टीम पहुंची तो वहां पे खिलौने वाले हेलीकॉप्टर मिले जिनमें लाल और नीली बत्ती जलती है। पश्चिमी यूपी में ड्रोन का ऐसा शोर है जिसने सैकड़ों गाँव की नींद उड़ा दी है। ऐसे में देखना यह है कि पुलिस जांच में आगे क्या कुछ निकलता है। क्या कोई सच में ड्रोन के जरिए दहशत फैला रहा है या फिर ये सिर्फ अफवाह है। रिपब्लिक भारत भी पश्चिमी यूपी के लोगों से अपील करता है कि पुलिस की जांच पूरी होने तक किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अब सपना के थप्पड़ कांड की बात कर लेते हैं। थाने में थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो और अब सवाल कि आखिर सच कौन बोल रहा है। हरियाणवी डांसर सपना शर्मा और उनके पति कमल शर्मा के बीच का विवाद अब थाने से उठकर सोशल मीडिया की अदालत में पहुंच गया है, जहां एक तरफ पत्नी ने दहेज और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं तो वहीं पति ने वीडियो जारी कर दिया कि थाने के अंदर की कहानी क्या है और दुनिया के सामने वो कहानी रख दी है। थप्पड़ पर थप्पड़ थाने के अंदर रसीदे जा रहे हैं। आखिर हुआ क्या है, पूरी खबर आपको बताते हैं। पहले सपना शर्मा कौन है, हरियाणवी डांसर कौन है, चलिए जरा आपको फटाफट दिखा देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये थप्पड़ कांड, ये वीडियो है किसका। चलिए तस्वीर दिखाते हैं। ये है सपना शर्मा, फेमस हरियाणवी डांसर हैं और इनको लेकर इनके पति के साथ जो विवाद है अब वो खोलकर बाहर आ गया। चांद हर रोज 6 बजे निकल आता है, आज 8 बज गया नहीं निकला। अच्छा, ये तस्वीर तो आपने देख ली कि ये सपना शर्मा है। दूसरी तस्वीर दीजिए जरा, ये देखिए थाने के अंदर की ये तस्वीर है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसे फुल फ्रेम करिए जरा, सुनवाइए क्या हो रहा है। महिला थाना प्रभारी ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि हंगामा सपना व उसके परिवार वालों ने किया है। अब आपको जरा डिटेल में बता देते हैं पूरा मामला क्या है। थाने के अंदर का वीडियो वायरल हुआ क्या है, क्या विवाद है, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। हरियाणवी डांसर सपना का विवाद सामने आया है। सपना और उनके पति के बीच घरेलू विवाद था। सपना का थप्पड़ मारते वीडियो अब सामने आ गया है। पति और उसके भाई को सपना ने थप्पड़ मारे हैं। अब सपना ने ससुराल पक्ष पर दहेज का केस कर दिया है। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। सपना ने नारनौर थानेदार पर भी आरोप लगाए। नारनौर थानेदार ने हमें थप्पड़ मारा, सपना ये कह रही है। ये पूरा मामला जो सामने आया, इसको लेकर सपना शर्मा के क्या दावे हैं, सुनिए जरा। झगड़ा हुआ था, मेरे जेठ ने जो मेरे साथ में गलत हरकत करने की कोशिश करी, उस चीज़ का मैंने बोला कि भाई मैं भी तो मतलब हरकत करेगा तो रोकूंगी तो सही। तो कई बार वो निकलता बढ़ता करता था, छोटी मोटी हरकतें मैं मेरे परिवार वालों को बताती थी स्टार्टिंग से ही। तो फिर मैं परिवार वाले बोले कोई नहीं भाई तू थोड़ा धीरज रख, क्या पता घर बस जाए, बच्चा होगा आगे, क्योंकि छोटी मोटी बातें होती रहती है घर में। तो मैंने इग्नोर मारा। अब उसने क्या किया, उसने बड़ी हरकत करी, पीछे से आके मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी। मैंने उस चीज़ का विरोध किया कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ में। तो मेरे जेठ जो गलती करी उसके लिए मेरी सास ने और मेरी जेठानी ने उसकी सपोर्ट करी। और अब क्या है कि मेरा जो आदमी है वो मेरी जेठानी के साथ में गलत है, उसके नाजायज़ संबंध है। जेठानी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ प्रूफ, उसके होटलों में अयासबाजी के भी मेरे पास में फोटो वगैरह है। तो सपना शर्मा ने तो बहुत सारे आरोप लगा लिए। अब सपना शर्मा के परिजन क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उन्हें भी सुन लीजिए। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी थी, आई दिन फ़ोन करती थी मेरे पास, फिर भी मैं इसको समझाती थी। मुझे सास माँ है, कोई बात नहीं, मैं भी एक किसी की सास हूँ, मेरे भी एक बहू है, लेकिन घर बस जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, माँ है, मार लिया थप्पड़ चटेका जाने दो। सर फिर वो इतने हद पे आ गए कि मजबूर मरने के लिए कर दी। जो 312 जो भ्रूण हत्या की कोशिश की धारा बनती है
या जो भी कुछ बनता है, वो जो वकील जो कहता है या जो प्रशासन को लगता है कि ये सब होना चाहिए, वो धाराएं लगनी चाहिए। हम बच्ची का घर बसाने के मूड में ही थे, बच्ची का घर बसाने के चक्कर में थे, और हम गए भी इसी पर्पज से थे थाने कि भाई आज फाइनल करके इसको, अगर बनती है तो बात बन जाए, किसी का घर बस जाए बच्ची का, कौन उजाड़ना चाहेगा अपनी बच्ची का। अब क्योंकि मामला थाने का था तो थाने का वर्जन भी हमने लिया। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुन लीजिए। उनके कुछ इश्यूज थे, वो मीडिया में जाके तो कुछ बातें बता रही हैं, लेकिन पुलिस के सामने उन्होंने अपनी एप्लीकेशन नहीं दी है। अगर उनके भी कोई इश्यूज हैं, सर्टेनली हम उस पर भी काम करेंगे। सर वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है हमारे उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, हम परेशान हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया सर। नहीं, उन्होंने जैसे ही अपनी परिवाद दी थी, ये दहेज से संबंधित मामला था, इसमें 1 महीने में जांच करके, क्योंकि 3 काउंसलिंग अनिवार्य है करनी, करके हमने एडीए सेंटर भेज दिया, वहाँ से जैसी रिपोर्ट आई हमने एफआईआर दर्ज कर दी। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं मुजफ्फरनगर में दंगा प्लान एक्सपोज की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रची जा चुकी थी। एक फर्जी वीडियो, एक भड़काऊ ऑडियो फ्लोट किया जा रहा था और टारगेट थे कांवड़ यात्री। लेकिन शुक्र है कि पुलिस ने सतर्कता अपनाई, जिससे वक्त रहते इस आतंकी मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अगर ये साजिश कामयाब होती तो सिर्फ दंगा नहीं होता, पूरा पश्चिमी यूपी जलता। पूरी खबर चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, कोशिश क्या की जा रही थी, किस तरह से दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी। 3 मॉड्यूल फॉलो किए जा रहे थे, 3 प्लान्स थे। क्या वो प्लान्स थे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, पहला प्लान दंगा भड़काने की साजिश का था, दूसरा सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश का था, और तीसरा लोन वुल्फ अटैक की साजिश थी। ये तीनों साजिशें मुजफ्फरनगर में कैसे अंजाम दी जा रही थी, चलिए आपको पहले तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि अब 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस पूरे मामले में, जो दरअसल आग लगाना चाहते थे पूरे पश्चिमी यूपी में। तस्वीर देखिए, ये 3 आरोपी, ये 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं मुजफ्फरनगर यूपी के, और जिनकी मंशा सिर्फ ये थी कि वो पूरे पश्चिमी यूपी में सांप्रदायिक तनाव चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम झगड़े हो, दंगे हो, और उसको लेकर वो बाकायदा प्लान पर काम कर रहे थे। हुआ क्या है, चलिए डिटेल आपको पूरी दे देते हैं। लोन वुल्फ अटैक की दरअसल साजिश थी। पश्चिमी यूपी को दहलाने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। कांवड़ियों पर लोन वुल्फ अटैक की साजिश थी। मुजफ्फरनगर के आसपास हमले का प्लान था, कांवड़ियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाना था, और कांवड़ियों पर हमला होता तो बवाल तो तय था। पूरे पश्चिमी यूपी में धार्मिक हिंसा भड़क जाती और इस हिंसा को रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता। पुलिस की सतर्कता से ये बड़ी घटना टल गई है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर से तीनों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने यूएपीए सहित कई गंभीर धाराओं में अब केस दर्ज कर लिया है। लेकिन जब हम आपको बता रहे हैं कि लोन वुल्फ अटैक की साजिश थी, तो ये लोन वुल्फ अटैक क्या होता है, कैसे अटैक करने का इनका पूरा प्लान था, चलिए वो प्लान भी डिकोड करते हैं, आपको डिटेल फटाफट दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। लोन वुल्फ अटैक आतंकी एक तरह से हमला होता है, आतंकी हमला होता है, और इसमें एक व्यक्ति अकेला हमला करता है, अटैक कर देता है। हमलावर किसी बाहरी की मदद नहीं लेता, अकेला ही अटैक करता है। हमला खुद ही हमले की योजना बनाता है हमलावर, और हमले की तैयारी करता है और उसे अंजाम दे देता है। आपने देखा होगा कई बार विदेशों में ऐसी खबरें आई हैं कि ट्रक चढ़ा दी भीड़ पर या इस तरह की चीज कर दी, तो वो एक इकलौता शख्स होता है जो ऐसा करता है। ऐसे हमलावर को स्पेशल ट्रेनिंग भी मिली होती है, इसे लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, और इसी तरह की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी। और जरा अब आपको बताते हैं कि कैसे भड़काया जा रहा था। एक वीडियो फ्लोट किया जा रहा था, जो वीडियो भारत का था भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसे फ्लोट किया जा रहा था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का ये वीडियो, जिसे भारत का कहकर लोगों को भड़काया जा रहा था, अपनी बातों में बरगलाया जा रहा था। फुल स्क्रीन कर दीजिए तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर पाकिस्तान की है। ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर हम पूरी आपको दिखा भी नहीं सकते। ये तस्वीर बताती है कि ये जानबूझकर फ्लोट किया गया। और आप समझिए कि ये तस्वीर जानबूझकर लोगों को दिखाई जा रही थी, जिससे कि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके, उन्हें बोला जा सके कि ये भारत का वीडियो है, लेकिन फर्जी वीडियो था। लेकिन साजिश कैसे इसके जरिए असली की जा रही थी, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल हो क्या रहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप पर फर्जी वीडियो वायरल किया गया। वीडियो को यूपी का बताकर वायरल किया गया। वीडियो में एक परिवार की निर्मम हत्या का दृश्य है, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। इस वीडियो के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की गई। इस वीडियो के अलावा एक ऑडियो भी वायरल किया गया है। ऑडियो में बजरंग दल पर हत्या का फर्जी आरोप लगाया गया है। इस ऑडियो के जरिए मुस्लिमों को भड़काया गया। वीडियो ऑडियो मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने 5 नफरती व्हाट्सएप ग्रुप की भी पहचान की।
मुजफ्फरनगर पुलिस के वीडियो की जांच की गई और पुलिस की जांच के दौरान वीडियो फर्जी निकला है। असल में ये पाकिस्तान का काफी पुराना वीडियो है और पुलिस का वीडियो वायरल करने वालों पर एक्शन अब तेज हो गया है, कार्रवाई वो तेज कर चुके हैं क्योंकि ये पूरा खुलासा सामने आया है। और आप सोचिए कि ये जो खुलासा हुआ ये हैरान करता है कि कैसे पाकिस्तान का वीडियो का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया सिर्फ भड़काने के लिए। साजिश बड़ी थी, प्लान बड़ा था, लेकिन पुलिस ने उसे कैसे नाकाम किया है रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। यूपी में योगी का संदेश साफ है, जो अपराध करेगा, दंगे की साजिश रचेगा या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसकी जगह समाज के बीच नहीं बल्कि जेल में है। योगी के संदेश के बावजूद मुजफ्फरनगर से पूरे पश्चिमी यूपी को दंगे की आग में ढकेलने की साजिश रची गई, लेकिन योगी की पुलिस ने इस साजिश को रचने वालों को समय रहते गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। संप्रदाय को भड़काकर उनको आतंकवादी विचारधारा की तरफ धकेला जा सके, जिससे वो इस कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार का कोई अटैक भी कारित कर सकते हैं, वो लोग भी अटैक भी कर सकते हैं। पश्चिमी यूपी को दहलाने की साजिश रचने वालों ने पाकिस्तान के एक पुराने वीडियो का नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। इस वीडियो को पश्चिमी यूपी के एक गांव का बताकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल किया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा की जा सके। मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों में कांवड़ यात्रियों पर लोन वुल्फ अटैक कर दंगा भड़काया जा सके। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसे 5 व्हाट्सएप ग्रुप्स की पहचान की है, जहां ऐसे नफरती वीडियो सर्कुलेट होते थे। पुलिस अब इस मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो जिन्होंने भी इन वीडियोस को अपने विभिन्न ग्रुपों में प्रसारित किया है अथवा इनको कई बार फॉरवर्ड किया है, उनकी हम अरेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि ये एनी स्टेट पाकिस्तान के यहाँ पर हुई घटना का वीडियो हमारे यहाँ लोकल ग्रुप में प्रसारित किया गया है, इसलिए इस बात की बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि ये पाक बेस्ड ISI हैंडलर्स द्वारा ये वीडियो किसी अन्य मॉड्यूल को भेजा गया हो। सावन के महीने में जब कांवड़ यात्रा अपने चरम पर होती है, पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से कांवड़ियों का रेला निकलता है। ऐसे में पाकिस्तानी वीडियो के जरिए नफरत फैलाने वाली आतंकी साजिश हो सकती है। यही वजह है कि पुलिस अब इस मामले के पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच कर रही है, जिससे पूरी साजिश और इसके मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सके। हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये जो आपको 5 ग्रुप मैंने प्रेस नोट में लिख के दिए हैं, इसमें किसी में 400, किसी में 450, किसी में 150, इस प्रकार के नंबर से हर एक नंबर को चिन्हित किया जाएगा। वो जिन ग्रुपों में कनेक्टेड है उन ग्रुप को चिन्हित किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चेन होगी, एक स्पाइडर वेब होगा, जिसको हम लोग समझेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों से पाकिस्तान के जासूस और हमदर्दों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी भी देश के अंदर कई ऐसे गद्दार छिपे हैं जो आतंकी हमलों के जरिए देश को दहलाना चाहते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि मुजफ्फरनगर दंगे की साजिश में और कितने गद्दार पकड़े जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तमाम बड़ी खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी।